नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे मेहमान हैं आज खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। कल राजगीर में एक बार फिर से वही जापान की टीम और वही भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबला जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे भारत का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दिखाया है, तो उससे साफ तौर पे लग रहा है कि इस बार हम लोग खिताब अपना जो है बरकरार रख सकते हैं। पिछली बार की विजेता है इस टूर्नामेंट के। और टीम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जरूर ही ये लग रहा था कि शायद इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन हर मैच के साथ वो बेहतर होती चली गई और बहुत अच्छा खेल दिखाया। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल। पहला सेमीफाइनल चीन और मलेशिया के बीच, दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शेनजेन में। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जबकि महिला वर्ग में पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्थ में पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो शुरुआत हॉकी से। बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल चीन और मलेशिया के बीच होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल भारत और जापान के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम से इस मुकाबले में काफी सारी उम्मीदें हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। आत्मविश्वास से भरी टूर्नामेंट की अपराजेय भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ सही समय पर आक्रामकता और चाक चौबंद रक्षण की रणनीति के साथ उतरेगी। मौजूदा प्रदर्शन को देखें तो पिछले चैंपियन भारतीय टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, जिसने आखिरी लीग मैच में जापान पर ही 3-0 की जीत दर्ज की थी। दुनिया की 9वीं नंबर की टीम भारत ने 5 मैच जीते हैं, जिसमें ओलंपिक रजत पदक विजेता और दुनिया की 6ठे नंबर की टीम चीन के खिलाफ मिली जीत भी शामिल है। टूर्नामेंट में भारत ने आक्रामक हॉकी का अब तक का प्रदर्शन किया है। हालांकि गोल करने के जितने मौके टीम के पास आए हैं, उस अनुपात में गोल नहीं हुए हैं। टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा है कि हमें पता है कि टीम की क्या कमजोरियां और ताकत हैं। सेमीफाइनल है, देयर इज अ लॉट ऑफ टीम्स प्रिपेयर्ड लाइक वी प्रिपेयर्ड एंड दे प्रिपेयर विद द प्लान एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस सम resistance from the Japanese team, but we have to do our homework. We want to get the ball and how we want to play. I think more important than more focusing on the opponents. भारत की बैकलाइन उदिता, सुशीला चानू और वैष्णवी विट्ठल फाल्के ने शानदार प्रदर्शन किया है। गोलकीपर सविता पूनिया और बिच्छू देवी खारी बम को अभी तक चुनौती नहीं मिल सकी है। भारत को दीपिका के रूप में बेहतरीन स्ट्राइकर और ड्रैग फ्लेगर मिल गया है, जो अब तक 10 गोल कर चुकी हैं। इसमें 5 पेनल्टी कॉर्नर पर, 1 पेनल्टी स्ट्रोक पर और 4 फील्ड गोल हुए हैं। कप्तान सलीमा टीटे ने मिडफील्ड में नेहा गोयल, नवनीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग के साथ कमान संभाल रखी है। कप्तान सलीमा का मानना है कि अब तक टीम का कॉम्बिनेशन कमाल का रहा है और सेमीफाइनल में भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। हमारा गिव एंड गो की हॉकी हमारा फेवरेट है। जैसे इंडियन हॉकी में जैसे हम 1-2 हॉकी खेलते हैं, हमारी बहुत अच्छी है। जापान बहुत अच्छी टीम है, तो हमारा कनेक्शन अच्छा होगा, हम किसी भी टीम को इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा इस चीज को हम कंटिन्यू काम करेंगे इस पे। फिर भी भारतीय टीम को आत्ममुग्धता से बचना होगा, क्योंकि इस नॉकआउट मुकाबले में एक भी गलती भारी पड़ सकती है। बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन कर रही मेजबान टीम ने अगर कल भी ये सिलसिला जारी रखा तो उसे खिताब के दरवाजे तक पहुंचने से रोकना जापान की टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। निश्चित रूप से भारतीय टीम फेवरेट तो है इस सेमीफाइनल मुकाबले में, लेकिन इसी जापान की टीम ने कल जो मुकाबला हुआ लीग में बिल्कुल काफी परेशान किया भारतीय टीम को। निश्चित तौर पे देखिए, मध्यांतर तक हमें एक भी गोल नहीं करने दिया, जबकि हम लोग शुरुआत से बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब एक गोल हुआ तो उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय टीम को भी एक रास्ता दिख गया। फिर उसके बाद दीपिका, जो लगातार इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और अभी तक की हाईएस्ट स्कोरर बनी हुई हैं, तो उन्होंने जब 2 गोल किए तो मामला जो है एकदम हमारे पक्ष में होता नजर आया और वही परिणाम रहा। लेकिन ये बात सही है कि ये लीग मैच नहीं है, हम इसको लीग मैच की तरह नहीं ले सकते। अब मामला जो है नॉकआउट मैच का है। अगर आपने कोई गलती करी तो आप
बाहर होंगे। और अगर हमें इसी फॉर्म को बनाए रखना है तो जैसे कि कोच भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जापान भी एक बदली हुई टीम की तरह ही खेलेगी, अब वो लीग मैच की तरह है उसका। लेकिन जो हमें चुनौतियां मिली हैं जापान से, निश्चित तौर पे वो खिलाड़ियों के, कोच के, सबके दिलो दिमाग में होंगी कि किस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया था। लेकिन अच्छी बात यही है कि हम लगातार स्कोर कर रहे हैं। हमारी टीम ने 26 गोल किए हैं 5 मैचों में और सिर्फ 2 ही गोल खाए हैं। और कोच का सारा ध्यान इसी पे है कि क्लीन शीट रखी जाए। तो ये करने में बहुत हद तक कामयाब रही है। सिर्फ एक कोरियाई टीम ऐसी थी जिसने हमारे खिलाफ 2 गोल किए हैं। वो बहुत नज़दीकी मुकाबला था, हम उसको 3-2 से हराने में किसी तरीके से सफल रहे थे लीग मैच में। तो बस यही एक चीज़ है। लेकिन अगर हम भारतीय टीम की बात करें, ओलंपिक मेडलिस्ट चाइना की टीम को भारतीय टीम ने हराया 3-0 से, और वहां से जो एक मोटिवेशन लेवल होगा वो काफी हाई होगा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए वो रैंकिंग में भी हमसे ऊपर टीम है और वो ओलंपिक से वो मेडल भी लेके आई हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने कुछ खिलाड़ियों को इस टीम में नहीं रखा जो ओलंपिक में खेले थे। तो मुझे लगता है कि उसका भी कुछ फर्क पड़ा होगा उनके प्रदर्शन पे। तो लेकिन जो भारतीय टीम है वो पूरी इस टूर्नामेंट में अब तक जो भी टीमें आई हैं उनमें सबसे अनुभवी यही टीम है और संतुलित भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो पड़ला है वो उस हिसाब से भारतीय टीम का पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहा है धर्मेंद्र, और वो जापान के खिलाफ इस मैच में भी दिखना चाहिए। अटैक की बात करें तो जबरदस्त अटैक हुए, और अगर पेनल्टी कॉर्नर की बात करें वो भी ढेर सारे भारतीय टीम ने अर्जित किए। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल वहां पर जरूर खड़ा होता है कि जितने अटैक हमने किए, जितने गोल करने के मौके हमारे पास आए, या फिर पेनल्टी कॉर्नर जितने हमने अर्जित किए, उस मायने में सफलता नहीं मिल पाई। थोड़ी सी चिंता की बात तो हाँ, नहीं देखिए वो कन्वर्जन रेट तो कम है, इसमें तो कोई शक नहीं। और ये मुझे लग रहा है ये भारतीय हॉकी की लंबे समय से कमजोरी भी रही है। पुरुष हॉकी टीम के साथ भी बहुत समय तक ऐसा रहा है, जैसे ही आपका कन्वर्जन बढ़ेगा आप अलग टीम दिखाई देने लगते हैं। जब पुरुष टीम ने ऐसा करना शुरू किया तो आप देखिए कि लगातार 2 बार का कांस्य पदक विजेता है वो ओलंपिक में। और मुझे लग रहा है कि महिला टीम अब जब हरिंदर सिंह ने जब से कमाल संभाली है टीम की, उसके बाद टीम ने बहुत चेंजेस भी देखे हैं। क्योंकि उससे पहले टीम एक अलग ही टीम थी, बहुत हताश और वैसी नजर आ रही थी। लेकिन उन्होंने काफी टीम को मोटिवेट किया है। खिलाड़ियों के बीच में भी एक अलग मतलब एक कंपटीशन की भावना पैदा हुई है। जैसे खिलाड़ी खुद बता रहे हैं कि अब मैच के बाद जब हम वो जीतते हैं तो एक जो उनके ड्रेसिंग रूम में अलग ही माहौल होता है। तो ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि टीम को एक अच्छी दिशा में ले जा रही हैं, और ये परिणाम हमें इस तरीके के आगे भी देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल हॉकी से एक और खबर है, हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का कप्तान आमिर अली को बनाया गया, जबकि रोहित उप कप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक ओमान के मस्कट में होगा। भारत ने यह टूर्नामेंट 2023, 2015, 2008 और 2004 में रिकॉर्ड 4 बार जीता है। पिछले साल फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में महाद्वीप की 10 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में भारत, चीनी ताइपे, जापान, कोरिया और थाईलैंड, और पूल बी में बांग्लादेश, मलेशिया, चीन और पाकिस्तान है। भारत मेजबान होने के कारण FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बात बैडमिंटन की। चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शेंजन में खेली जाएगी। इसमें भारत की ओर से पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, जबकि महिला वर्ग में PV सिंधु की चुनौती होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। लंबे समय से खिताबी कामयाबी के लिए जूझ रहे भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के जरिए नाकामयाबी के लंबे दौर को खत्म करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक की नाकामी को भुलाते हुए भारत की शीर्ष डबल्स टीम सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इस सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के जरिए वापसी करेगी। दुनिया की पूर्व नंबर 1 टीम के सदस्य सात्विक कंधे की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक के बाद से प्रतिस्पर्धा से दूर हैं। दोनों आर्कटिक ओपन, डेनमार्क ओपन और चाइना ओपन नहीं खेल सके थे। पिछली बार उपविजेता रहे सात्विक और चिराग पहले दौर में चाइनी ताइपे के यांगपो सुआन और ली झे हुई से खेलेंगे। वहीं PV सिंधु और लक्ष्य सेन खराब फॉर्म से उबरकर जीत की राह पर लौटना चाहेंगे। अगस्त में पेरिस ओलंपिक के बाद दोनों ने लंबा ब्रेक लिया था, लेकिन खोया फॉर्म हासिल नहीं कर सके थे। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में हारने के बाद लक्ष्य आर्कटिक सुपर 500 और डेनमार्क ओपन में जल्दी हार गए। इसके बाद कुमामोतो मास्टर्स जापान में पहले ही दौर में बाहर हो गए। इस टूर्नामेंट में पहले दौर में मलेशिया के 7वीं वरीयता प्राप्त ली जीजिया से खेलेंगे। सिंधु पहले दौर में थाईलैंड की सुपरनिदा कैटेथोंग से खेलेंगी। महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप पहले दौर में जापान की तोमोको मियाजाकी से और मालविका बंसोड लाइन हॉजमार्क के साथ खेलेंगी।
महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली का सामना चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी लिू शेंगशू और तान निंग से होगा। वहीं बी सुमित रेड्डी और सिक्की रेड्डी मिक्स डबल्स में खेलेंगे। उम्मीद है इस टूर्नामेंट से भारत के लिए अच्छा परिणाम निकलकर सामने आएगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। साल बीतने वाला है, लेकिन भारत के लिए खिताब की बात करें तो इस साल वो बैडमिंटन में कहीं की जोश जज्बा और खिताब आया नहीं है, बिल्कुल सूखा बना हुआ है। और अब आप। ये जो टूर्नामेंट है ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि चीजें अब धीमे धीमे बदलनी शुरू होंगी धर्मेंद्र, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया ओलंपिक की नाकामयाबी को भुला के अब आगे बढ़ने का समय है। खिलाड़ियों ने ब्रेक भी लिया है। इस टूर्नामेंट के पिछले चैंपियन भी थे सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी, और वो चोट की वजह से बाहर रहे। भाई अगर एक जोड़ीदार चोटिल है तो निश्चित तौर पर वो जोड़ी कैसे खेलेगी। और कोच भी चले गए ओलंपिक के बाद। मैथियास बो ने भी जो है कह दिया कि भाई अब हम बहुत लंबा समय यहाँ नहीं दे सकते। तो अब मुझे लगता है कि अब नए कोच भारतीय टीम को मिले होंगे, खिलाड़ियों के साथ जुड़े होंगे, जो पुरानी चीजें हैं अब उनको भुला के आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी। लेकिन इस बीच में ये तो जरूर है कि कुछ अच्छी खबरें आई, लेकिन वो अन्य खिलाड़ियों से आई जो बहुत ज्यादा जाने पहचाने चेहरे नहीं थे। उन लोगों ने कुछ सफलताएं दिलाई। तो वो छोटे टूर्नामेंट थे, इसलिए हम लोग उसको उस तरह से शायद जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस तरीके की हमें खबरें मिली। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पे आप 3 बार के ओलंपिक में पदक दिलाया जिस बैडमिंटन ने, इस बार वहां से खाली हाथ लौटे, तो ये एक बड़ा झटका था। उसके बाद से अभी उभरने में समय लग रहा है। चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे। उनकी जगह उपकप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को झटका लगा है। एक तरफ जहां नियमित कप्तान रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, वहीं शुभमन गिल की अंगुली में चोट ने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में इन दोनों की जगह कौन लेंगे, यह मेहमान टीम के लिए बड़ा सवाल बन गया है। केएल राहुल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू का मौका देकर उनसे पारी का आगाज करवाया जा सकता है। गिल के टीम में नहीं होने से तीसरे नंबर की जगह भी खाली हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए देवदत्त पडिक्कल को वहां रोका गया है और उन्हें टेस्ट कैरियर का आगाज करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि गिल और रोहित शर्मा के पहले टेस्ट में न होने से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ सकता है। वैसे इस मैच में हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के लिए भी मौका बन सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी धरती पर 3 टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर पहले ही दबाव में है। ऐसे में जिस भी खिलाड़ी को मौका मिलेगा उसे अवसर का लाभ उठाना होगा। अगर टीम रोहित और गिल के बिना पहला टेस्ट जीतने में कामयाब रही तो आगे श्रृंखला में इसके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त की स्थिति होगी और फिर टीम सीरीज में मनचाहा परिणाम भी हासिल कर सकती है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। और तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जीटी ओपन में पहली बार खेलते हुए ज्योति वेन्नम ने पूरी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कल बेल्जियम की सारा पीएल्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने रजत पदक जीता। उधर कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कल 1 राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ वापसी की और अजय 12 अंक तक पहुंच गए। हैदराबाद में भारत और मलेशिया के बीच इस समय दोस्ताना फुटबॉल मैच जारी है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के तैराकों ने राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कुल 151 पदकों के साथ टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। और ट्यूरिन में इटली के जैनिक सिनर ने वर्ष के 8वें खिताब के साथ साल का समापन किया। उन्होंने एटीपी फाइनल्स में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 से हराया। और घड़ी की सुइयां आप कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सचिन, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धर्मेंद्र। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।